जो ईरान का जो रियाल होता है वो एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 14.4 लाख रियाल तक पहुंच जाता है। और एक तरह से ये ईरान की जो मुद्रा है उसमें हुई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी। वर्तमान में जो वहां पर खाद्य वस्तु हैं वो लगभग देखी जाए तो 80% तक आसपास उनकी मुद्रास्फीति हो चुकी है, यानी कि कीमतें बढ़ चुकी है। विरोध प्रदर्शन है वो ऐसा नहीं है कि कुछ शहरों में फैला हुआ है या कुछ जगहों पे। ईरान के कुछ बड़े शहर है जैसे कि तेहरान, मशहद, कोम, इस्फहान इत्यादि शहरों और प्रांतों में फैल चुका है। हेलो एस्पायरेंट्स, विजन आईएएस में आपका स्वागत है। आज के इस स्पेशल सेशन में हम चर्चा करेंगे ईरान में अस्थिरता और भारत पर उसके भू राजनीतिक निहितार्थ या प्रभाव क्या है। देखिए, हाल ही में इसकी पृष्ठभूमि ये कि ईरान जो है उसमें एक क्राइसिस देखा जा रहा है और वहां के जो लोग हैं वो सड़कों पर है। लोग आर्थिक संकट को लेकर ईरान के सरकार के खिलाफ एक तरह से सड़कों पर उतर आया। और ये जो विरोध प्रदर्शन है वो ऐसा नहीं है कि कुछ शहरों में फैला हुआ है या कुछ जगहों पे। ईरान के कुछ बड़े शहर है जैसे कि तेहरान, मशहद, कोम, इस्फहान इत्यादि शहरों और प्रांतों में फैल चुका है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ईरान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान तक जितना मुझे पता है कि लगभग इन विरोध प्रदर्शनों में ईरान सरकार के द्वारा की गई एक तरह से फायरिंग में 30 से 40 लोग भी मारे जा चुके। ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है। अब ये ईरान में जो वर्तमान में राजनीतिक संकट है वो कहीं ना कहीं पुराने जितने भी वहां पर विरोध प्रदर्शन हुए उनसे काफी अलग है। वर्तमान में जो राजनीतिक संकट या अस्थिरता वहां पे दिखी जा रही है वो एक अभूतपूर्व है और उसको पोली क्राइसिस जो है उसका नाम दिया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वर्तमान का जो एक तरह से अस्थिरता है ईरान में वो तीन कारणों का संयुक्त रूप से परिणाम है। एक तो ईरान में आर्थिक संकट है, साथ साथ में ईरान जो है वो भू राजनीतिक रूप से अलगाव का सामना कर रहा है। ईरान और इजराइल का जून में एक वॉर हुआ था, जून 2025 में, तो कहीं ना कहीं ईरान जो है भू राजनीतिक अलगाव का भी सामना कर रहा है। साथ साथ में जो बेरोजगार युवा है और किसान है उनका सामाजिक असंतोष भी है सरकार के खिलाफ। तो पॉली क्राइसिस है ईरान में और इससे ईरान के लोग जो है वो कम से कम 10-15 दिनों से सड़कों पर है और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। तो इस सेशन में हम लोग मेनली जानते हैं कि ईरान जो है उसमें जो वर्तमान में अस्थिरता है उसका कारण क्या है और भारत के उस पर इसका प्रभाव क्या होने वाला है। ठीक है। पहला, अब बात करते हैं हम लोग इसकी कि क्या कैसे ये विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं। देखिए, एक तत्कालिक घटना होती है 28 दिसंबर 2025 को और इस तत्कालिक घटना में ऐसा होता है कि जो ईरान का जो रियाल होता है वो एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 14.4 लाख रियाल तक पहुंच जाता है। और एक तरह से ये ईरान की जो मुद्रा है उसमें हुई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी। अब ईरान सरकार जो है इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए 2026-27 के लिए एक मितव्ययिता बजट जो है उसको जारी करती है और इस मितव्ययिता बजट को जारी करने के साथ ही ईरान में एक तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं ईरान की सरकार के खिलाफ। तो पहला हम लोग ये जानते हैं वर्तमान में, मतलब जो वर्तमान का जो संकट है उसके तीन स्तंभों को मेनली हम लोग बात करेंगे कि तीन कारण है उसके, जो हम लोग संक्षिप्त में आपको बता चुका हूं। पहला है आर्थिक अस्थिरता है, वहां पे मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है, वहां पे आर्थिक संकट ज्यादा है, यानी कि एक तरह से मंदी की स्थिति है। वहां पे बात करें तो सामाजिक पारिस्थितिक दबाव है, नदियां जो है वहां की सूख गई है, इसकी वजह से किसान परेशान है, रोजगार जो है उनके वहां के युवाओं को नहीं मिल रहा, तो रोजगार की वजह से युवा जो है सड़क पर है। साथ साथ में क्षेत्रीय संघर्ष के कारण ईरान की जो स्थिति थी वो काफी कमजोर हो चुकी है। ईरान इजराइल वॉर के बाद जून में जो हुआ था 15 दिवसीय वॉर, और ईरान जो है एक तरह से भू राजनीतिक अलगाव जो होता है वैश्विक स्तर पर उसका सामना कर रहा है वर्तमान में। अब हम लोग बात करते हैं कि पहला स्तंभ कि आर्थिक अस्थिरता का पहला स्तंभ जो है कि वहां पर अति मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट जो है वो किस प्रकार से चल रहा है। देखिए, पहली हम लोग बात करते हैं अति मुद्रास्फीति, यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन वहां पे चल रहा है। वर्तमान में जो वहां पर खाद्य वस्तु हैं वो लगभग देखी जाए तो 80% तक आसपास उनकी मुद्रास्फीति हो चुकी है, यानी कि कीमतें बढ़ चुकी है। इसका कारण क्या रहा मेनली कि ईरान सरकार ने जैसे ही 2026-27 के लिए मितव्ययिता बजट लेके आई तो ईरान सरकार ने यह किया कि वहां पर जो सब्सिडी दिया करते थे खाद्य वस्तुओं और ईंधन पर उसको समाप्त कर दिया। तो इसकी वजह से जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगला ये हुआ कि वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जिनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ,
तो उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाई ईरान के ऊपर कि ईरान के ऊपर मैक्सिमम आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाए ताकि ईरान जो है वो घुटने टेक दे और अमेरिका का समझौता कर ले। 2015 में जो समझौता हुआ था ईरान के साथ कि ईरान जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट को कम करेगा, वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खारिज कर दिया था। तो जैसे ही ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर बनाया ईरान के ऊपर, और इसकी वजह से ईरान के पास जो मेनली पैसा आता है, उसके राजस्व का मुख्य स्रोत जो है वो तेल के जो निर्यात होता है उससे आता है। तो तेल का निर्यात पहले लगभग 1.5 बिलियन 1.5 बिलियन जो था बैरल पर डे था, जो कि घटकर 4 लाख बैरल पर डे के आ गया। तो काफी कम हो चुका, निर्यात काफी कम हो चुका है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ईरान के पास पैसे या राजस्व के स्रोत है वो काफी कम हो चुके हैं। तो पहला यही है कि ईरान के पास आर्थिक अस्थिरता या फिर आर्थिक संकट जो है वो ईरान में है। दूसरी अगर हम लोग बात करें कि भू राजनीतिक झटके या फिर भू राजनीतिक अलगाव किस प्रकार से हुआ, तो देखिए जो जून 2025 में एक तरह से जो वॉर हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में, जहां पर ईरान ने भी इजराइल के ऊपर काफी सारी मिसाइल छोड़ी थी और इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक प्रकार से ईरान के ऊपर एयरक्राफ्ट लेकर हमला किया था। तो इसकी वजह से यह हुआ कि ईरान का जो नतांज में माना जाता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर का एनरिचमेंट कर रहा है, तो नतांज जो पावर प्लांट था उनका, वहां पर यह हुआ कि वहां का जो बुनियादी ढांचा था उसको काफी ज्यादा मात्रा में नुकसान हुआ। अब दूसरा यह हुआ कि ये 12 दिवसीय युद्ध हुआ, उसमें कहीं ना कहीं ये देखा गया वैश्विक स्तर पर कि ईरान सरकार जो है वो कमजोर पड़ी, क्योंकि ईरान का जो हवाई क्षेत्र था वो एक तरह से कुछ टाइम के लिए ईरान इजराइल के नियंत्रण में आ चुका था। तो ईरान का जो वहां के जो शासन व्यवस्था है वो ये बोलते कि हाई पावर प्रोजेक्शन हम लोग करते हैं, शासन व्यवस्था बताते हैं कि हम काफी मजबूत देश है शक्ति के मामले में, सैन्य शक्ति के मामले में। तो ये जो 12 दिवसीय युद्ध हुआ उसने ये साबित कर दिया कि ईरान की जो सरकार है वो पावर प्रोजेक्शन के मामले में हल्की है। दूसरा ये रहा कि जनता में असंतोष इस बात को लेकर है कि जनता ये बोलती है कि आप घरेलू आर्थिक संकट है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, परंतु आप क्या कर रहे हो कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो आपने बनाया हुआ, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान ने इराक में बनाया हुआ है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है ईरान ने इराक में बनाया, ऐसे बताता हूं, इराक में बनाया हुआ है, ईरान सीरिया में बनाया हुआ है, उसने यमन में बनाया हुआ है, उसने लेबनान में बनाया, लेबनान में वो हिजबुल्लाह को मदद करता है, यमन में वो हित्ती विद्रोहियों को मदद करता है। ईरान का मानना था कि क्षेत्रीय रेजिस्टेंस रहेगा। इवन गाजा में जो हमास को माना जाता है कि ईरान मदद करता था। तो ये माना जाता था कि ईरान ने अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना रखा है, यानी कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह को मदद कर रहा है, यमन में हित्ती विद्रोहियों को कर रहा है, गाजा में हमास को कर रहा है, सीरिया में किसी को कर रहा है, इराक में किसी को कर रहा है। तो ये सारे के सारे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या करते थे, इजराइल और अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा देते वहां पे। और ईरान का मानना था कि अगर मैं इनको हथियार और सैन्य सहायता और अगर वित्तीय सहायता दूंगा तो मेरे ऊपर आक्रमण नहीं होगा, या फिर यही लोग मिलकर इजराइल और ईरान के हितों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। परंतु ये हुआ कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी जब से गाजा और इजराइल के बीच में, जो हमास और इजराइल के बीच में वॉर शुरू हुआ था, वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक तरह से ढह चुका है। उनके जो मैक्सिमम सैनिक कमांडर थे उच्च स्तर के, वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं, उनके पास सैन्य शक्ति, उनके पास आर्थिक स्थिति उनकी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो वहां की जनता का मानना है कि आप घरेलू आर्थिक संकट जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पर खर्च कर रहे हो। तो वहां की जनता का ये था कि भाई एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर खर्च मत कीजिए, यहाँ के आर्थिक संकट के ऊपर ध्यान दिए। तो ये भी कहीं ना कहीं लोगों में असंतोष का एक प्रमुख कारण रहा। अगला तीसरा हम लोग बात करते हैं कि सामाजिक पारिस्थितिकी दबाव कैसा रहा। देखिए, पारिस्थितिकी दबाव की पहले बात करें कि जल संकट है, जैसे कि एक जाइंदे रूंद नदी जो है ये सूख गई, और ये छोटी एक प्रांत में वहां पर ये सूख गई, तो वहां के उस प्रांत के किसानों को माना जब नदी सूख चुकी है तो हमारी फसल तो पैदा नहीं होगी। तो किसानों में इसको लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा है और रोष है। अगला है वहां के जो युवा है, वहां की जो आबादी है, एक अच्छी खासी आबादी जो है वो 30 साल के आसपास के युवाओं की है। अब उनके पास बेरोजगारी है, उनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो जनसांख्यिकी दबाव एक तरह से ईरान के ऊपर है। तो ये बेरोजगार जो युवा है वो भी कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ सड़कों पर खड़े हो गए। तो तेज सामाजिक लामबंदी और एक अस्थिर राजनीतिक माहौल जो है वो ईरान में डेवलप हो गया। अब अगली बात करते हैं। हाँ, तो ये 3 कारणों की वजह से, जैसे हमने मेनली बात किया, पहला क्या था, पहला कारण था कि ईरान में आर्थिक स्थिरता है, ईरान में एक तरह से मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है, और अमेरिकी राष्ट्रपति के मैक्सिमम प्रेशर की वजह से वहां पे जो तेल का निर्यात है वो काफी कम हो चुका है। दूसरी हमने बात करी थी कि जो 12 दिवसीय युद्ध हुआ था
ईरान और इजराइल के बीच में जून 2025 में, उसकी वजह से ईरान के लोगों में एक तो काफी असंतोष है, साथ साथ में जो वो बात करते हैं पावर प्रोजेक्शन की, वहां की सत्ता वो भी कमजोर हो चुकी है। और वहां के लोग चाहते हैं कि हम आर्थिक संकट पे ध्यान दिया जाए, ना कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर। अगला है वहां पर पारिस्थितिकी और सामाजिक दबाव है, वहां की जो नदियां हैं वो सूख चुकी है, वहां के जो बेरोजगार युवा है उनके पास काम का कुछ नहीं है, तो वो सहज ही रूप से सरकार के खिलाफ हो गए। अब ये सारा जो परिवर्तन है, ये सारी चीजें हैं, देखिए ईरान जो है एक पश्चिमी एशिया का महत्वपूर्ण देश है। ईरान में अगर कोई भी अस्थिरता होती है तो वो केवल पश्चिमी एशिया को नहीं, पश्चिमी एशिया को तो प्रभावित करती है, साथ साथ में वैश्विक ऊर्जा जो बाजार है उसको प्रभावित करती है, और भारत को भी सामरिक रूप से काफी ज्यादा प्रभावित करती है। तो हम ये जानते हैं कि ईरान में जो अस्थिरता चल रही है, इसका भारत के ऊपर क्या भू राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं। तो पहला बात करते हैं भारत के चार एंगल्स, हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। भारत को चार प्रकार से ये प्रभावित करेगी। एक तो भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको ये काफी नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए कि भारत ने चाबहार और अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जो शुरू किया है उसको नुकसान पहुंच सकता है। भारत के जो प्रवासी है काफी ज्यादा मात्रा में ईरान में रहते हैं, लगभग 10,000 के आसपास, उनको नुकसान हो सकता है। अगला है कि कूटनीतिक संतुलन, भारत को अमेरिका इजराइल इनके बीच में कूटनीतिक संतुलन बनाना होगा, अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच में, ये भी एक बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि देखिए क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इवन ये बोला कि अगर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर, ईरान के नागरिक जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर अगर ईरान की सरकार अगर गोलीबारी करती है या फिर सैन्य कार्रवाई करती है तो अमेरिका वहां पर हस्तक्षेप कर सकता है। और अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो पूरा का पूरा जो पश्चिम एशिया का क्षेत्र है वो एक तरह से अस्थिरता की चपेट में आ जाएगा, और क्षेत्रीय जो संतुलन है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा वहां पे। तो भारत के ऊपर प्रभाव की बात करें तो भारत के ऊपर यह कि होर्मुज जल डमरू मत जो है, यहां से ईरान अगर चाहे, देखिए होता क्या है, ये ईरान है, ईरान हमेशा यही बात करता है कि ये जो चौक पॉइंट है ये ईरान हो गया पूरा, तो ये जो चौक पॉइंट है ईरान हमेशा ये बात करता है कि अगर हमारे ऊपर कुछ भी आक्रमण किया गया, सैनिक कार्रवाई की गई, तो हम ये चौक पॉइंट है जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कनेक्ट करता है, हम इसको ब्लॉक कर देंगे। अगर ईरान ने ये चौक पॉइंट जो है हॉर्मुज जल डमरू मत को अगर ब्लॉक किया तो कहीं ना कहीं वैश्विक ऊर्जा या तेल की जो कीमतें वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब अगर तेल की कीमतें बढ़ी, जैसा कि माना जा रहा है कि अगर तेल की कीमतें 150 बैरल तक अगर पहुंच गई प्रति डॉलर, 150 डॉलर प्रति बैरल अगर होगी, तो इससे भारत को क्या होगा, भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट वो और ज्यादा हो जाएगा। भारत में एक तरह से ईंधन जनित मुद्रास्फीति होने लगेगी, भारत में एक तरह से रुपया जो है उसका अवमूल्यन होगा, क्योंकि हमें अधिक मात्रा में अब रुपया देना पड़ेगा ऊर्जा या फिर ईंधन खरीदने के लिए। तो भारत लगभग 85% जो कच्चा तेल है वो वहां से मंगाता है। तो अगर ईरान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है या अस्थिरता बढ़ती है और कोई सैन्य कार्रवाई होती है उसके खिलाफ या उस क्षेत्र में असंतुलन होता है, तो वहां पर एक तरह से भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा उसको नुकसान हो सकता है। अब हॉर्मुज के बारे में बताया कि लगभग 20% जो है वैश्विक ऑयल आपूर्ति का यहां पर निकलता है और ईरान को कभी ब्लॉक कर सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, वैश्विक ऊर्जा की कीमतें बढ़ जाएगी। अब दूसरा बात करते हैं कि दूसरा भारत पर क्या प्रभाव हो सकता है। देखिए भारत ने, इसको देखिए, भारत ने, ये पाकिस्तान हो गया, भारत ने पाकिस्तान को छोड़ते हुए मध्य एशिया और अफगानिस्तान पहुंचने के लिए भारत यहां पर ईरान का चाबहार पोर्ट जो है उसको डेवलप कर रहा था। ठीक है, अब चाबहार जो पोर्ट है, अगर ईरान में मान लीजिए अस्थिरता है तो चाबहार पोर्ट कैसे डेवलप हो पाएगा। जैसे कि सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में ये जो चाबहार पोर्ट है वो स्थित है, और सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में भी अस्थिरता है, तो जो पोर्ट का जो निर्माण कार्य है उसमें बाधा आएगी इसको लेकर। जैसे कि शाहिद बेहेश्ती एक टर्मिनल है चाबहार पोर्ट में, वहां पर भारतीय संपत्तियों और भारतीय कर्मी उनकी सुरक्षा भी देखनी पड़ेगी अगर ईरान में जो राजनीतिक अस्थिरता अगर होती है। साथ साथ में ये है कि देखिए उस टाइम पे अमेरिका ने ईरान के ऊपर जब सैंक्शंस लगाए थे तो भारत के चाबहार पोर्ट को एक प्रकार से छूट प्रदान की गई थी कि ठीक है भारत यहाँ पर डेवलप कर सकता है, परंतु वो जो छूट है वो अप्रैल 2026 में खत्म हो रही है। अगर वो 2026 में खत्म हो रही है और वर्तमान में जो आपने देखा होगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति, उनका कोई भरोसा नहीं है वो क्या कर सकते हैं, कब क्या कर सकते हैं, तो अब ये छूट जो है इसके नवीनीकरण की चुनौती भारत के पास अपने आप में 3-4 महीने बचे हुए हैं, अप्रैल में उसका नवीनीकरण करवाना है। तो भारत के पास ये राजनीतिक चुनौती, कूटनीतिक चुनौती है कि जो चाबहार पोर्ट का जो डेवलपमेंट है उसको कैसे नवीनीकृत करा है। तो ये है कि जो कनेक्टिविटी की परियोजना है भारत की मध्य एशिया और अफगानिस्तान पहुंचने की, उसमें बाधा आ सकती है अगर ईरान में अस्थिरता फैलती है ज्यादा तो। अब अगला बात करते हैं प्रभाव नंबर 3। अब भारत की जो अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण
गलियारा परियोजना जो है, इसके माध्यम से देखिए भारत क्या चाह रहा था कि हमारा मुंबई या फिर कांडला पोर्ट से वो निकले, जहाज निकले, यहाँ जाए, ईरान से यहाँ होते हुए यूरेशिया और ये आपका रशिया होते हुए यूरेशिया पहुंच जाए। अभी हम लोग जो जाते हैं वो इस रास्ते से जाते हैं, तो ये रास्ता लंबा पड़ता है। तो इससे ये हुआ कि अब अगर ईरान में स्थिरता है तो जो परिवहन नेटवर्क है उत्तर दक्षिण अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा, इसकी सफलता ईरान में अगर स्थिरता रहेगी तो ही हो पाएगा। ईरान अगर अस्थिर रहेगा तो ये कैसे डेवलप हो पाएगा। तो ये देखा गया कि अशांति और हड़तालों के कारण एक जो इस रूट पर एक जगह पड़ती है अस्तारा रेलवे लिंक, रस्ट अस्तारा रेलवे लिंक जो है इस रूट पर, उसका जो निर्माण है वो बाधित हो रहा है, क्योंकि वहां पे हड़ताल और अशांति की घटनाएं देखने को मिल रही है। अब इसकी वजह से होगा, देखिए अगर ये प्रोजेक्ट डिले होता है तो भारत की रूस और यूरेशिया जो है उससे कनेक्टिविटी प्रभावित होगी, और भारत की जो कनेक्टिविटी परियोजनाएं चल रही हैं, चाबहार की तो बात कर ही ली हमने, दूसरी ये वाली उसमें डिले होगा। अगर डिले होगा तो इसकी वजह से भारत का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा उसके, और भारत की कनेक्टिविटी प्रभावित होगी। अब अगला और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारत जो है प्रवासियों की सुरक्षा और कूटनीतिक संतुलन कैसे बनाए। भारत के लगभग 10,000 जो लोग हैं वो ईरान में रहते हैं, जो कि स्टूडेंट के रूप में या फिर तीर्थयात्री के रूप में। अगर अगर ईरान में कोई भी अस्थिरता ज्यादा बढ़ती है तो भारत ने, जैसे कि बीच में ऑपरेशन चला है, सूडान से अपने लोगों को निकाला, इजराइल से भी निकाला, इस बीच में यूक्रेन से निकाला है ना, तो भारत अफगानिस्तान से भी निकाला था पहले, तो भारत को इस तरह से कोई कंटिजेंसी के लिए कोई ऑपरेशन चलाने की आवश्यकता हो सकती है तत्काल रूप से। तो देखिए इसका कहीं ना कहीं भारत के ऊपर बोझ पड़ता है। अगर वहां पर राजनीतिक स्थिरता होती है या अस्थिरता और जरा फैलती है ईरान में, तो भारत को यह भी करना पड़ेगा अपने प्रवासी नागरिकों की सुरक्षा के लिए। अगला यह है कि भारत को एक सामरिक स्वायत्तता की अपने आप में चुनौती है। भारत जो है हमेशा चाहता है कि सभी देशों के साथ संबंध बना के रखा जाए, परंतु जो बहुत सारे जो देश है उनके आपस में संबंध ठीक नहीं है। तो ऐसे ही ईरान और इजराइल के संबंध खराब है, ईरान और अमेरिका के संबंध खराब है, परंतु भारत को एक सामरिक स्वायत्तता बरकरार रखनी है। भारत को ईरान के साथ भी अच्छे संबंध रखने हैं, इजराइल के साथ भी रखने हैं और अमेरिका के साथ भी रखने हैं। तो भारत को कहीं ना कहीं ये संतुलन जो है उसको बनाने में कहीं ना कहीं चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, अगर और स्थिरता वहां पर फैलती है। अगर मान लीजिए कल को ऐसा ही होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के ऊपर कोई आक्रमण कर देते, तो भारत को फिर एक तरह से वो अपनी सामरिक स्वायत्तता बनाने में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका बोल सकता है कि आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारे रणनीतिक पार्टनर है, परंतु भारत उसका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि भारत सामरिक स्वायत्तता की नीति पे चल रहा है। भारत ने यूक्रेन के मामले में यही किया। भारत ने ये बोला कि जो विवाद है उसका समाधान जो है आप बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से कर लीजिए, परंतु मैं किसी पक्ष के साथ नहीं। ठीक है, तो एक सामरिक स्वायत्तता की चुनौती भारत के सामने अपने आप में देखी जाती है। तो ये 4 चुनौतियां भारत के सामने है अगर वहां पर ईरान में राजनीतिक अस्थिरता फैलती है। पहला ये हो गया कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा है उसको नुकसान हो सकता है ना, क्योंकि ईरान जो है जहां से हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वहां से जो 20% ऑयल आता है उसको ब्लॉक कर सकता है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को नुकसान हो सकता है। अगला हम लोग बात करें तो चाबहार पोर्ट के माध्यम से कनेक्टिविटी की परियोजना है वो ढीली हो सकती है और या फिर उसमें देरी हो सकती है। अगला जो है भारत की अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जो है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ सकती है, और भारत की रूस और यूरेशिया के साथ जो कनेक्टिविटी की जो परियोजना है वो डिले हो सकती है। एक है भारत के जो डायस्पोरा है 10,000 के आसपास जो लोग भारत के वहां रहते हैं उनको निकालना भारत को पड़ सकता है अगर अस्थिरता फैलती है। अगला है कि भारत के पास सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने की चुनौती है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में। अब हम लोग बात करें कि भारत कहाँ खड़ा है। भारत जो है देखिए एक तरह से रणनीति चौराहे पे खड़ा हुआ है। अब ईरान का जो ये संकट है, मान सकते हैं कि ईरान का घरेलू संकट है, परंतु ईरान का जो संकट है वो घरेलू संकट नहीं है, ये पूरे विश्व को प्रभावित करता है। वैश्विक ऊर्जा बाजार हो गया, भारत के सामरिक हित हो गए, साथ साथ में पश्चिम एशिया की स्थिरता ईरान के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर करती है। तो भारत को क्या करना चाहिए, देखिए भारत को ये है कि वर्तमान में मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए भारत के लिए सबसे विवेकपूर्ण ये होगा कि भारत एक सतर्क कूटनीति और रणनीतिक धैर्य बना के रखे। भारत वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहिए, देखा जाए कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है वहां पे, और हर किसी चीज के एक कंटिजेंसी प्लान तैयार कर रखे। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ वहां पे घटनाक्रम बढ़ता है, तो देश को क्या एक्शन लेना उसके बाद। ठीक है, तो भारत को क्या करना चाहिए, एक तरह से सतर्क कूटनीति और रणनीतिक धैर्य का परिचय वहां पे देना चाहिए। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है हमने पूरा डिस्कस किया इसको। अब आपके जो पेपर 2 है और पेपर 3 दोनों के लिए बहुत काम का है, यूपीएससी के लिहाज से, मेंस के लिहाज से, क्योंकि जनरली यूपीएससी में से सवाल आते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक ये जो मेंस का क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग।
पश्चिमी एशिया में स्थिरता भारत के लिए न केवल एक कूटनीतिक आवश्यकता है बल्कि एक आर्थिक अनिवार्यता भी है। ईरान में 2026 के आंतरिक संकट और भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा महाद्वीपीय कनेक्टिविटी पर इसके प्रभाव के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए 250 शब्दों में। आप इसको लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है। चाबर बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है यह फारस की खाड़ी में स्थित है। दूसरा है यह अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में एक प्रमुख नोड है। यह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए भारत को अफगानिस्तान तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। और क्या सही है देखना है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही अन्य टॉपिक और ऐसे ही विश्लेषण देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।